नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में ब्रह्म योग की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। ब्रह्म योग में क्या करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे, इनके उपायों को समझेंगे, साथ में ब्रह्म योग से संबंधित कुछ कुंडलियों के माध्यम से ब्रह्म योग को समझने की कोशिश करेंगे। 27 नक्षत्रों की ही भांति जन्म योग भी 27 होते हैं। जिस तरह नक्षत्र हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है, ठीक उसी प्रकार से ये योग भी प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में काफ़ी असर डालती है। यह योग सूर्य और चंद्रमा की एक निश्चित दूरी पर आधारित होती है। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, मुहूर्तों में यह योग देखे जाते हैं। जब भी कोई शुभ मुहूर्त देखा जाता है तो इन्हीं 27 योगों में से जो शुभ योग होते हैं, उन शुभ योगों में शुभ मुहूर्त देखकर ही कोई काम प्रारंभ किया जाता है। शुभ योग में यदि कोई भी काम प्रारंभ किया जाता है तो वो काम सफल होता है, प्रसन्नता होती है, काम संपूर्ण होता है। और वही अशुभ योगों में किया गया कोई भी कार्य का परिणाम हमेशा बुरा होता है। या तो वो काम बीच में ही बंद हो जाएगा या काफ़ी विघ्न बाधाएं उस काम में देखने को मिलती है। काम संपूर्ण भी नहीं हो पाता और बाधाएं काफ़ी आती है उस काम में। दूसरा, यह योग बच्चे के जन्म के समय देखा जाता है। जन्म के समय जब उसकी कुंडली तैयार की जाती है तो उसमें पंचांग भी होते हैं। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना होता है: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। यही योग जन्म योग कहलाते हैं और यही योग शुभ मुहूर्तों में भी देखा जाता है। इन्हीं 27 जन्म योगों में से ब्रह्म का क्रम 25वां आता है। अभी तक हमने योगों के क्रम में पहले जन्म योग विष कुंभ से लेकर आगे बढ़ते हुए क्रम से 24वां योग शुक्ल योग तक के वीडियो बनाए हैं। आप लोग उसे अवश्य देखें, समझें और हो सके तो कमेंट जरूर करें। आज 27 योगों के क्रम में 25वां योग ब्रह्म योग की जानकारी है। यहाँ सबसे पहले ब्रह्म का अर्थ समझते हैं। तो ब्रह्म को ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म शब्द वृहत्वाद से बना है, जो अनंत तक इसका विस्तार हो, जो दूसरों को भी बड़ा करे। ब्रह्म सर्वोच्च है, निराकार है, परम सत्य और चेतना है। ब्रह्म वह शब्द होता है जो केवल वो खुद के लिए बड़ा नहीं है, बल्कि जो भी इनके संपर्क में आता है वह भी बहुत बड़ा बन जाता है। ब्रह्म सृष्टि की रचना है, पालन करता है और संहारक भी है। ब्रह्म की शक्ति ईश्वर के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ब्रह्म स्वयं आनंदमय है और आत्मा को भी आनंद प्रदान करते हैं। और ब्रह्म को महसूस करने के लिए कठिन तप, ध्यान, एकाग्रता, योग और निस्वार्थ भक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ हम लोगों ने ब्रह्म के सात्विक अर्थ को समझा। अब हम लोग ब्रह्म योग के देवता और ग्रह को जानेंगे। तो ब्रह्म जन्म योग के देवता स्वयं ब्रह्मा होते हैं और इनके ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं। अतः जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति जरूर देखनी होती है कि वो किस स्थिति में है। जैसे गुरु का स्थान केंद्र या त्रिकोण में होगा तो उनका परिणाम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और उस कुंडली में वो कारक ग्रह होना चाहिए तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और राहु का प्रभाव व्यक्ति को संघर्ष दिखला देता है। और यदि कुंडली में कारक ग्रह नहीं है तो ब्रह्म योग का शुभ परिणाम कम देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग में ब्रह्म जन्म योग को अत्यंत ही शुभ योग की श्रेणी में रखा गया है। ये लोग काफ़ी प्रभावशील व्यक्तित्व वाले, बुद्धिमान, विनम्र और विनम्रता से बात करने वाले होते हैं। कई विद्याओं के जानकार होते हैं या किसी विद्या को जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति प्रतिभावान, गूढ़ विषय को जानने वाले और समझने वाले होते हैं। ब्रह्म योग में जन्मे जातकों की वाणी काफ़ी मृदुवाणी होती है, मधुरता से बात करते हैं। उनके चेहरे में पवित्रता साफ देखने को मिलती है। ये लोग अपनी जिंदगी में धन से ज़्यादा ज्ञान को और मान सम्मान, आत्मसम्मान पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। शुरुआत के समय में इनका जीवन संघर्ष से भरा रहता है, लेकिन उत्तरार्ध में जाते जाते इनको मान सम्मान, धन, वैभव सब कुछ उन लोगों के पास होता है। और ये सब कुछ अपनी ये बुद्धिमत्ता से सुख, धन, साथ में यश, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। समाज में ये लोग सम्मानित होते हैं। ये लोग काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, लिमिट में बोलना पसंद करते हैं, बेवजह की बातों से दूर रहते हैं। बेवजह की बातें करना इन्हें पसंद नहीं होता है। इनकी आवाज़ काफ़ी कर्णप्रिय होती है। शांति से रहना पसंद करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। जहाँ काम हो वहाँ पूरा समय देते हैं और फिर अपने आप को शांति से अकेले समय गुजारते हैं। इनके माता पिता और इनके पूर्वज भी कर्मठ होते हैं, विद्वान और प्रतिष्ठित होते हैं।
उनका भी समाज में अपना यश और नाम होता है। जिस भी काम में ब्रह्म योग वाले इन्वॉल्व होते हैं, अपने उस काम को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए, उसमें पूरा एफर्ट डालते हुए उस काम को पूर्ण करते हैं। ये लोग गलत लोगों से और गलत राहों से दूर रहते हैं। जहाँ तक हो, दूसरों को अपने ज्ञान से सलाह देते हुए लोगों को सुधारने की कोशिश भी करते हैं। इनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं, इनकी वजह से उन लोगों की भी तरक्की होती है। इनका चेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। ये आसपास के वातावरण या लोगों के प्रति जागरूक रहते हैं। अपनी तार्किक सोच के बाद ही किसी प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं। इनकी छठी इंद्रिया हमेशा जागृत रहती है। इनके अंदर पहले से ही आने वाली घटनाओं को भांपने, अवचेतन मन की बात जानने या किसी अनदेखी सच्चाई को महसूस करने की इनके पास क्षमता होती है। सही और गलत का इन्हें जल्दी आभास हो जाता है, इन्हें एहसास हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि जिनकी कुंडली में ब्रह्म योग बना हुआ है, लेकिन ब्रह्म योग का शुभ परिणाम उस व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले उनकी कुंडली में बृहस्पति का स्थान देखना होता है कि वो किस स्थिति में है। कहीं वो पीड़ित तो नहीं है या उस कुंडली के लिए अकारक ग्रह तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उन्हें इस चीज़ का उपाय करना होता है, जैसे प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ें, बड़े और बुजुर्गों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, लोगों की निस्वार्थ सेवा करें, दान पुण्य करें, गाय की सेवा करें, विष्णु भगवान या शिव जी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करें। साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करने से ब्रह्म योग के फलों में वृद्धि होती है। अब जानेंगे कि ब्रह्म योग में क्या करना शुभ होता है। तो ऐसे तो ब्रह्म योग में सभी प्रकार के काम के लिए यह दिन शुभ होता है। फिर भी यदि कोई इस दिन आध्यात्मिक साधन में ध्यान लगाएं, किसी प्रकार के ज्ञान अर्जन का प्रयास करें, रचनात्मक कार्य, शिक्षा का कार्य इत्यादि, ये सारे काम इस दिन करना शुभ फलदायी होता है। विवाह में किसी प्रकार की कानूनी समस्याएं आ रही है या किसी प्रकार के झगड़े विवाद चल रहे हैं, तो यह दिन उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा माना गया है। यह दिन किसी प्रकार का मंत्र साधन करने के लिए अच्छा होता है। दान पुण्य करना अच्छा होता है। किसी प्रकार की ज़मीन, प्रॉपर्टी या कागजी हस्ताक्षर इत्यादि इस दिन करना शुभ होता है। आइए अब कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से ब्रह्म योग को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली कुंडली भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को सुबह के 4:35 पर वाराणसी में हुआ था। सिंह लगन की कुंडली है। लग्नेश सूर्य खुद ही लगन में विराजमान है। तुला राशि है और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है। देवगुरु बृहस्पति देव सिंह लगन के लिए कारक ग्रह होते हैं और ये केंद्र के स्वामी भी हैं, यानी कि पंचमेश गुरु दूसरे घर में भाग्येश मंगल और द्वितीयेश बुध के साथ विराजमान है। बृहस्पति पर सप्तमेश शनि की दृष्टि पड़ रही है, साथ में केतु की भी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। दूसरे भाव में बृहस्पति का होना धन, ज्ञान, वाणी के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा व्यक्ति परिवार का ख्याल रखने वाला होता है और भाग्यशाली होता है। बृहस्पति दूसरे घर में वाणी में मधुरता देते हैं और अपनी बातों से दूसरे लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। मंत्र मुग्ध करने वाली इनकी वाणी होती है और ऐसे लोग सत्य वचन कहने वाले होते हैं। हालांकि दूसरे लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ऐसे लोग सत्य वचन कहते हैं। दूसरे घर का बृहस्पति उच्च शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के पितामह, जनक और हिंदी नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत इन्हीं की मानी जाती है, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक कवि, लेखक, नाटककार, पत्रकार और समाज सुधारक थे। हरिश्चंद्र जब 5 वर्ष के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और जब ये 10 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता के सुख से वंचित भारतेंदु का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा। अपनी तीव्र स्मरण शक्ति और अद्भुत ग्रहण क्षमता से अपनी स्कूल कॉलेज में हमेशा ये उत्तीर्ण होते रहे। इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से
ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। भारतेंदु ने अपने पिता से काव्य रचना की प्रेरणा, साहित्य के प्रति प्रेम और ब्रज भाषा में कविता लिखने की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरी कुंडली सत्यजीत रे की है। इनका जन्म 2 मई 1921 को सुबह के 4:26 पर कोलकाता में हुआ था। मेष लगन की कुंडली है। लग्नेश मंगल दूसरे घर में है। राशि इनकी कुंभ है। सतपिसा नक्षत्र है इनका। बृहस्पति कुंडली में भाग्येश बनते हैं और पंचम भाव में एकादशी शनि के साथ विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति पर लग्नेश मंगल की दृष्टि है, साथ में केतु की भी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। पंचम भाव के गुरु व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान, संस्कारी, ज्ञानी, ईमानदार और परोपकारी बनाते हैं। उच्च शिक्षा के साथ साथ संतान सुख भी देते हैं। सत्यजीत रे 20वीं सदी के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक, पटकथा लेखक और संगीतकार थे, जिन्हें सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली फिल्मकारों में से एक माना जाता है। इन्हें इनके काम के लिए कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत राय जब 2 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनकी मां ने इनका लालन पोषण किया था। इनकी माता के आग्रह पर ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन इनकी रुचि हमेशा ललित कलाओं में ही रही। सत्यजीत रे अपने फिल्मों में साधारण जीवन, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक संघर्षों को बहुत ही गहनता से और ईमानदारी से प्रस्तुत करते थे और दिखलाते थे, जो नव यथार्थवादी सिनेमा का एक हिस्सा रहा था। तीसरी कुंडली स्वामी अखंडानंद की है। इनका जन्म 30 सितंबर 1864 को शाम के लगभग 6 बजे कोलकाता में हुआ था। मीन लगन की कुंडली है और लग्नेश स्वयं बृहस्पति ही बनते हैं, जो कि भाग्य और धर्म भाव में विराजमान भी हैं, जहाँ खुद तृतीय भाव में बैठे भाग्येश मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और शनि की भी तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। स्वामी अखंडानंद 19वीं सदी के रहस्यवादी और श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य थे। इनका स्वभाव रूढ़िवादी था और रामकृष्ण उन्हें पुराने जमाने का कहा करते थे। अखंडानंद बचपन से ही काफ़ी दयालु थे। अपने माता पिता को बिना बताए भिखारियों को खाना खिलाया करते थे। इनके पिता ने अखंडानंद को दफ्तर में नौकरी दिलवाई, पर वहाँ कुछ दिन काम करने के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक साधना और गुरु की सेवा में लगा दिया। 1864 में ही अखंडानंद को जब रामकृष्ण से मुलाकात हुई थी और रामकृष्ण इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, लेकिन अखंडानंद की अति रूढ़िवादी सोच को दूर करने के लिए विवेकानंद से उन्होंने मिलवाया था। अखंडानंद विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित हुए और उनके भक्त बन गए थे। यह भक्ति उनके जीवन भर बनी रही और बाद में इसी ने उन्हें आध्यात्मिक साधनाओं के बजाय सेवा को प्राथमिक कार्य के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चौथी कुंडली सुशांत सिंह राजपूत की है। इनका जन्म 21 जनवरी 1986 को शाम के लगभग 4 बजे पटना में हुआ था। मिथुन लगन की कुंडली है। लग्नेश बुध अष्टम भाव में गुरु, सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान है। अष्टम गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, परंतु शनि छठे घर में बैठे शनि गुरु को दृष्ट कर रहे हैं, जिससे उनका नीच भंग भी हो रहा है। वृषभ राशि है इनकी और इनका चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। अष्टम भाव में गुरु सामान्यतः गूढ़ विद्या या खोज, गहरी शोध, आध्यात्मिकता और अचानक घटनाओं के लिए माना जाता है। सुशांत एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेता थे। इनकी कैरियर की बात करें तो इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अभिनय के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहा, जबकि वो पढ़ाई में काफ़ी होनहार स्टूडेंट थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्होंने फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड भी जीता था। इन्हें खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स में काफ़ी गहरी रुचि थी और किताबों का भी काफ़ी पढ़ने का इन्हें शौक हुआ करता था, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दी थी और टेलीविज़न में अपना कैरियर बनाना चाहा। जब इनका राहु की महादशा चल रही थी, जिसमें बुध का अंतर्दशा आया था,
तब उन्होंने 2008 में टेलीविज़न में अपनी कैरियर की शुरुआत की थी और जब राहु में शुक्र का अंतर दर्शाया था तब कोई पोचुए फिल्म से शुरुआत की थी। 2017 में इनकी गुरु की महादशा प्रारंभ हुई थी और मिथुन लगन के लिए गुरु इनके सप्तमेश यानी मार्केश बनते हैं। गुरु की शनि की अंतर्दशा जब चल रही थी तो 14 जून 2020 को इनकी अचानक से मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इनकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी, जो कि पूरे भारत में सुशांत की अप्रत्याशित मौत चौंकाने वाली खबर थी। पांचवी कुंडली शोभना समर्थ की है। इनका जन्म 17 नवंबर 1916 को दोपहर के 12:10 में मुंबई में हुआ था। मकर लगन की कुंडली है। लग्न शनि 7वें घर में केतु और चंद्रमा के साथ विराजमान है। चंद्रमा कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में है। बृहस्पति इनकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और चौथे घर में मंगल की मेष राशि में विराजमान है। चौथे घर का गुरु व्यक्ति को ज्ञानवान, सुखी, संपत्तिवान, भौतिक सुख सुविधाएं और भाग्यशाली बनाते हैं। माता का भी सुख इन्हें प्राप्त होता है। शोभना समर्थ हिंदी और मराठी सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता थीं। इनके पिता प्रभाकर शिलोत्री ने बॉम्बे में शिलोत्री बैंक की स्थापना की और इनकी माता रतनबाई ने 1936 में मराठी फिल्म में अभिनय किया था, लेकिन 1928 में उनके पिता को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ था और उनका व्यवसाय बंद हो गया था। 1931 में इनके पिता का निधन हो गया। फिर ये अपनी मां के साथ बॉम्बे में आ गई थी और फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उसी दौरान इनका विवाह मुंबई के विले पार्ले निवासी निर्देशक और छायाकार कुमार सेन समर्थ से हुआ था, जिससे इनकी 4 संतानें हुई, नूतन, तनुजा और चतुर, और साथ में एक बेटा पुत्र जो था इनका जयदीप। इनकी 2 बेटियां नूतन और तनुजा भी अभिनेत्रियां बनी। तनुजा की बेटी काजोल से सभी लोग वाकिफ ही होंगे। शोभना समर्थ एक बेहद स्वतंत्र विचारों वाली, दृढ़ निश्चयी और कर्मठ महिला थी, जो अपनी समझ से बहुत आगे सोच रखने वाली थी। निडरता से फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने वाली शोभना अनुशासन प्रिय, ईमानदार, अनुकरणीय, दूरदर्शी और अपने शर्तों पर जीने वाली कलाकार थीं। छठी कुंडली लिएंडर पेस की है। इनका जन्म 17 जून 1973 को दोपहर के लगभग 12 बजे कलकत्ता में हुआ था। कन्या लगन की कुंडली है। लग्नेश बुध 10वें भाव में स्थित है। चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। बृहस्पति चतुर्थेश होकर 5वां भाव शनि की मकर राशि में विराजमान है, जहां गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन 5वें भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। व्यक्ति को बुद्धिमान, संस्कारी, एक अच्छा सलाहकार और साथ में शिक्षित बनाते हैं। लिएंडर एक भारतीय पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें सार्वकालिक महानता युगल टेनिस खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। इनका निजी जीवन एक शानदार एथलेटिक परिवार में बीता, जहां उनके माता पिता दोनों राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। इनका जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। इन्हें 2003 में ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी हुई। जब इन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो उससे घबराए नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से न केवल इस बीमारी को मात दी, बल्कि 2006 में US ओपन जीतकर शानदार वापसी भी की। तो इस तरीके से हमने आज इन लोगों की कुंडली के माध्यम से ब्रह्म योग को समझा। मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी तरीके से रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।